नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जो पूछे जाते रहे हैं और महत्वपूर्ण कथनों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने जितने भी यहाँ कथन डाले हैं वे सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। इसे आप सब सिर्फ कहानी की तरह 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी और निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। प्रकाशन संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी है। लेखन पद्धति विधेयवादी पद्धति है। परिभाषा हम देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रचनाकारों की संख्या इसमें 997 है। रचनाकारों का परिचय लगभग 1000 माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखी थी। जब यह भूमिका विशाल हो गई तब इसे ही 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण 1940, 1945 और 1951 में आया। इस साहित्य ग्रंथ में इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर अधिक साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों का ही ध्यान रखा गया है। कवियों के निरूपण यानी परिचय में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई है। इसमें कवियों लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास को 4 युगों में बांटा है। इन्होंने युगों का दोहरा नामकरण किया है। गौण रचनाकारों को उन्होंने फुटकल श्रेणी में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया। पहला है मिश्र बंधु विनोद, कवियों का परिचयात्मक वर्णन, इसी से उन्होंने लिया है। हिंदी कोविद रत्नमाला, यह रामनरेश त्रिपाठी का इतिहास ग्रंथ है जो 8 भागों में है। और तीसरा है ब्रज माधुरी सार, ये वियोगी हरि का है। शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया है या शुरू किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन, पहला आदिकाल, वीर गाथा काल भी इसे कहते हैं, विक्रमी संवत 1050 से 1375। यहाँ ईस्वी में भी हमने लिख दिया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, विक्रमी संवत 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल यानी गद्य काल, विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन। आधुनिक काल का शुक्ल जी ने 3 भाग किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान को उन्होंने भारतेंदु युग कहा, द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान को छायावाद। आदिकाल, वीरगाथा काल 1050 से 1375 को शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों या अध्यायों में बांटा है। आजकल इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने उसे भी यहाँ डाल दिया है।
प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं हैं। भक्ति काल पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1900 को शुक्ल जी ने 6 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञान श्रेय शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम श्रेय शाखा, प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 में सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हैं। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900। शुक्ल जी ने 3 प्रकरणों में इसे बांटा है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि यानी कवियों का परिचय दिया गया है और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि को सम्मिलित किया गया है। आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1980। गद्य खंड को शुक्ल जी ने 2 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था क्या थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली थी। प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव है। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय यहाँ संवत में दिया गया है 1924 से 1950। प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 1975। यह भी संवत में ही है सामान्य परिचय। प्रकरण 4 में है गद्य साहित्य का प्रसार। प्रकरण 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान सामान्य परिचय। आधुनिक काल काव्यखंड संवत 1900 से 1925। इसमें प्रकरण 1 है काव्यखंड पुरानी धारा, प्रकरण 2 काव्यखंड नई धारा प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950। प्रकरण 3 काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। प्रकरण 4 काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक। वर्तमान काव्य धाराएँ सामान्य परिचय दिया गया है। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहला कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक में हुआ। अगली पंक्तियां हैं, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। अगला कथन है, जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कम ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। अगला कथन है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अगला कथन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। अगला कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अगला कथन है, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए
अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। किसमें? कबीर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आता है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जब प्रयास किया तब वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। अगली पंक्ति है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। अगला कथन है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा है। अगला कथन है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। नेक्स्ट है, हिंदी रीति का ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इनकी यानी घनानंद की इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को
एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। अगली पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री को मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु उनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म चित्र का सौंदर्य है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। भक्ति धर्म का रसात्मक अनुभूति है। सत्वोद्रेक का हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान है। ये सब जो छोटी छोटी पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूति पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। अगली पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद को छायावाद से भिन्न माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो प्रतीकों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रतीक और लाक्षणिक वक्रता का एक प्रकार माना है। कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण कराना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को ही दिया है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्य है। इनके अन्य सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी कुछ लेख रस मीमांसा तथा चिंतामणि में संकलित हैं। अगला कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा संबंधी सैद्धांतिक दृष्टि मूलतः तुलसी के रामचरितमानस से प्रभावित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक समीक्षा का प्रौढ़तम रूप तुलसी, भ्रमर गीत और जायसी ग्रंथावली की भूमिकाओं में मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इन्होंने ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कला के लिए और कला जीवन के लिए दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का अभूतपूर्व प्रयास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवाद को आध्यात्मिक भूमि से उतारकर मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। अगली पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसाभास को रस की मध्य कोटि कहा है तथा इसके भीतर ही भावोदय, भावसंधि, भाव सबलता, भाव शांति, भाव दशा, शील दशा तथा विभावानुभाव सहित भावों के स्वतंत्र वर्णन को भी स्थान दिया है।
आचार्य शुक्ल ने रस की मध्य कोटि की स्थापना, शील व चित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए और निकृष्ट कोटि की स्थापना, चमत्कार प्रधान काव्यों की समीक्षा के लिए की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला की विशेष माधुर्य है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। अगली पंक्ति है, पद्माकर की मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। अगला कथन है, द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। अंतिम महत्वपूर्ण पंक्ति है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि इस परीक्षा की घड़ी में अन्य विद्यार्थियों भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।